साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। इस समय मिडिल ईस्ट का युद्ध पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि अभी 2 दिन पहले सीज फायर हो गया 14 दिन के लिए। सीज फायर कितने दिन रुकेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो युद्ध के बाद में जो अर्थव्यवस्था है, खासकर एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ साकिब जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ईरान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। हम लोग साकिब जी से बात करेंगे ईरान के बारे में। सीज फायर कब तक रहेगा, क्या सीज फायर टूटेगा और किस किस देश को इससे कितना नुकसान हुआ है, हम लोग बात करेंगे। साकिब जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। धन्यवाद रमेश भाई। तो कितना नुकसान किस किस देशों को हुआ है? सीज फायर क्या अभी सीज फायर होगा या इसका उल्लंघन होगा? देखिए राजेश भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब से 24 या 48 घंटे पहले समझिए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी कि ईरान को जो है वो पौराणिक स्टोन एज में भेज देंगे। उन्होंने कहा था कि स्टोन एज भेज देंगे, जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से तबाह करेंगे कि उनके पास पत्थरों से अलग कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन उसके मात्र उस 48 घंटे के 24 घंटे के अंदर अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ईरान की शर्तों के ऊपर जो सीज फायर कर लिया। ईरान की कितनी शर्त है? ईरान की 10 शर्तें हैं। मैं आपको बता दूं राजेश भाई कौन कौन सी हैं। ईरान चाहता है कि अहिंसा के प्रति जो है वो मध्य ईस्ट में जो है वो एक तरीके से प्रतिबद्धता है। दूसरी शर्त जो उनकी महत्वपूर्ण शर्त है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका अपना नियंत्रण रहे। और तीसरी शर्त जो है जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उन पे से पाबंदी हटाई जाए, उन्हें जो है वो खुली छूट दी जाए कि वो उसे कर सके अपने। चौथी शर्त जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, चाहे प्रथम चरण में लगाए हो चाहे द्वितीय चरण में लगाए गए, उन प्रतिबंधों को हटाया जाए और उससे अलग भी यूएनएससी के प्रस्ताव को खत्म किया जाए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव को खत्म किया जाए। एक उनका यह है कि ईरानी जो खर्च हुआ है अब तक उन्हें मुआवजा दिया जाए और जो अमेरिकी बल हैं उनकी वापसी हो और लास्ट जो उनके प्रॉक्सी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे वो हुती हो, उनके खिलाफ हमले बंद किए जाए। लेकिन राजेश भाई एक चीज और मैं आपको बता दूं, पता नहीं क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप एक सुप्रीम पावर के राष्ट्रपति है, उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से हो रहा है जैसे गली के गुंडों का होता है। नहीं तो ये जो न्यूक्लियर वाली शर्त है जी, इसको लेकर तो पूरा युद्ध ही हुआ है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये शर्त मान लेगा, हिजबुल्लाह को लेकर शर्त मान लेगा? क्योंकि जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के वे टारगेट पे हैं और इजराइल के साथ ही अमेरिका है। तो क्या ये 3 शर्त है, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई बंद हो, न्यूक्लियर डील को लेकर अनुमति दी जाए ईरान को, क्या अमेरिका ये शर्त मान लेगा? देखिए राजेश भाई, युद्ध को शुरू हुए 40 दिन हो गए थे जब सीज फायर हुआ और युद्ध भी आपकी कहने की बात सही है कि युद्ध भी जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, उसे रोकने के लिए ये युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन पता नहीं अमेरिका पे कितना नुकसान हुआ। लोग ये बता रहे हैं कि उसके जंगी जहाज जो है वो कई दर्जन जंगी जहाज उसके तबाह हो चुके हैं और उसको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस युद्ध में हो चुका है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो युद्ध से एग्जिट करना चाहता है, क्योंकि उसे जो अब चुनाव होने वाले हैं, अभी अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को जीतने के लिए उसने इस युद्ध को शुरू किया था ट्रंप ने। उसका लेना देना किसी से नहीं है, वो इस तरीके का राष्ट्रपति है, ना तो इसराइल से उसका कुछ लेना देना, लाइन से मध्य ईस्ट से, क्योंकि उसे पता है वो बहुत दूरी पे बैठा हुआ है, वहां तक ना तो किसी की मिसाइल उस पर वार करेगी, ना ही किसी कोई उस पर इतना पावरफुल है, ना ही कोई उस पर न्यूक्लियर वार करेगा। तो वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, वो दूसरे के फायदे के बारे में सोच रहा है। और लोगों तो यहाँ तक कहना भी है कि वो सिर्फ इसराइल के कहने पे, बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे, एपस्टीन फाइल में जो उसका नाम आ रहा है उससे बचाव के लिए उसने ये सब कुछ किया है। नहीं, आप ये सवाल इस बात का है कि इसको लेके इस युद्ध से मध्य ईस्ट को बहुत नुकसान भी हुआ है और खासकर हम एशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, जो एशिया के जो देश हैं ऐसे जहाँ अगर हम पेट्रोलियम है, गैस है, क्योंकि वो जो मार्ग है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, वो ऐसा मार्ग है कि उसके बिना अगर वो बंद है तो ये माना जाए कि एशिया में बहुत सारी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। देखिए राजेश भाई, अभी तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन दुनिया की निगाह में यही है कि ये सीज फायर स्थिर भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कल जो है इसके लिए एक बैठक होनी है 10 अप्रैल को और इसमें अमेरिका ने पहले ही एक अड़चन अड़ा दी है। उन्होंने शर्त रखी थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल जो होगा वो ईरान का होगा, लेकिन इसमें ट्रंप का एक बयान आया। ट्रंप ने साफ तौर से कहा है कि उसके सैनिक इसकी देख रेख करेंगे और उसकी सैनिक की निगरानी में
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज हैं वो गुजरेंगे। तो सबसे बड़ी बाधा जो है वो इसी के ऊपर बनेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा होगी वो बेंजामिन नेतन्याहू को होगी, क्योंकि नेतन्याहू जो है ना वो उसकी जो विपक्ष है उससे साफ पूछ रहा है, उससे कह रहा है विपक्ष कि तुम्हें इस युद्ध से क्या फायदा हुआ, इससे क्या तुम्हें बेनिफिट हुआ, जो युद्ध तुमने सीज फायर कर लिया किससे पूछ के किया, अमेरिका कहने को आपने सीज फायर किया। तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे सीज फायर से कुछ लेना नहीं, इसीलिए उसने हिजबुल्लाह के ऊपर कल लगातार हमले किए। 254 लोग लगभग मारे जा चुके हैं और 1165 लोग जो है उसमें जख्मी हैं। तो अभी तो इसमें शंका है कि युद्ध ऐसे भी सीज फायर होगा या नहीं। देखो साकिब, जहाँ तक इजराइल की बात है तो इजराइल का अपना ही टारगेट होता है, और इजराइल क्योंकि छोटा देश है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अव्वल भी है। इजराइल के बारे में अब वहाँ का विपक्ष जो कहता है, विपक्ष कहता जरूर है लेकिन विपक्ष जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाता, वो सरकार को इसलिए आगाह नहीं करता कि आप ऐसा ना करो, और इजराइल का जो टारगेट होता है वो किसके बाद काम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि हिजबुल्लाह को लेकर कार्रवाई बंद कर देगा इजराइल? देखिए राजेश भाई, सिर्फ अभी कल वहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन हुए हैं, वहाँ की जनता सड़कों पे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये युद्ध जो है नेतन्याहू वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए कर रहा है। वहाँ पे जो है उसकी गर्दन बहुत बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार उसने किए उसमें फंसी हुई है, तो उससे बचने के लिए युद्ध कर रहा है। लेकिन उसे इतना भी पता है कि अब तक जो नुकसान उन्होंने गजा का किया था वही नुकसान वहाँ पे जो है इजराइल का हो रहा है। वहाँ पे लोग मारे भी जा रहे हैं, लोग लाखों लोग जो है वो देश छोड़ के जा चुके हैं, और उसके विमान और उसके जिसके ऊपर वो कूदता था आयरन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, और जो रडार सिस्टम अमेरिका ने उसके लिए लगाए हुए थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। तो फिर इसमें बेंजामिन नेतन्याहू करेगा ही क्या? अगर अमेरिका ने सीज फायर किया और ये सीज फायर नहीं करता है तो ईरान इसे बिल्कुल गजा बना देगा, जहां तक मेरा सोचना है। ईरान के कैसे हालात है इस समय? देखिए नुकसान तो ईरान में भी काफी हुआ है। ईरान के बारे में कहा गया था कि उसकी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शुरू में कहा था, फर्स्ट स्टेज के युद्ध में कहा था कि उसकी 90% मिसाइलें जो है हम खत्म कर चुके हैं, डैमेज कर चुके हैं। उसकी नेवी, उसके जो एयरफोर्स तो थी नहीं उसके पास, उसकी नेवी डैमेज कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस टाइम वो अपना उन्होंने एक पायलट को रेस्क्यू करने का बहाना बनाया, जिसमें उन्हीं के यहाँ के लैरी जॉनसन ने साफ कहा था कि एक ग्राउंड ऑपरेशन करने की उसकी चाल थी, तो वहीं से पता चल चुका था कि उसके 12 विमान वहां पे नष्ट हुए, 12 विमान अमेरिका के नष्ट हो चुके हैं। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं। फिर ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि उसके ये हम पावरफुल राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं, जिसके में वहाँ के विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी हमारे कम से कम 70% मिसाइल जो है बचे हुए हैं, हमारी कंडीशन ठीक नहीं है। बहुत ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो है ब्रिजेस का नुकसान हुआ है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को तबाह किया गया है, बहुत सारी बिल्डिंग तबाह की गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके आसपास भी 4 बार वहाँ हमले हो चुके हैं। अगर जरा सा भी लीक कर जाता तो लगभग पूरा वेस्ट ही, नॉर्थ वेस्ट जो था वो खतरे में पड़ जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नुकसान नहीं हुआ, कंडीशन तो सबकी खराब। जो कहा जा रहा है सीज फायर के लिए, इसमें पाकिस्तान की भूमिका जो रह गई उसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए राजेश भाई, इसका तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं पाकिस्तान की बलबूते बात, ये बल की बात नहीं थी कि वो सीज फायर करा था। तो पाकिस्तान के जो अपने विदेश मंत्री हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना के राष्ट्रपति से मिले, तब जाके जो है ये सारा परफॉर्मा जो बनाया गया वो चीन के राष्ट्रपति के कहने। एक वो कहावत है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान में मीडिया चिल्ला रही है लगातार कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने मध्यस्थता कर दी, सीज फायर करा दी। हालांकि दुनिया के देशों को पता है सच्चाई क्या है। जो देश अपने देश में खुद उलझा हुआ है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो इतने बड़े मिडिल ईस्ट में जाके कितनी सीज फायर पे समझौता करा देता है, वो तो सबको पता है। देखिए राजेश भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सच्चाई है तो कि एक छोटा सा देश है और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी अपनी इमेज खुद ही पाकिस्तान में नहीं है, और एक ऐसा उनका आर्मी चीफ है जिसकी इमेज, जिसकी बातों पे यकीन करना, कोई भी बातों पे यकीन नहीं करता। तो इसके लिए जो है चीन उसके साथ खड़ा हुआ है थोड़ा, और चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है उसके इकोनॉमिक तौर पर जो है वो चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं उसके रिश्ते जो है ट्रंप के साथ बहुत सही है,
इकोनॉमिक, मैं भी कह रहा हूँ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, क्योंकि उसके रिश्तेदार जो है ट्रम्प के, उनके ज़्यादातर बिजनेस चीन में है। लेकिन जो जिस तरह यूक्रेन का मामला आया, हमने देखा जिस तरह यूक्रेन और रूस का आपस में युद्ध हुआ और उसमें जो भूमिका अमेरिका की थी, आपको लगता है कि चीन और रूस की भूमिका इसमें नहीं है? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ राजेश भाई, किसी भी देश के पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है। आज मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस तरीके से यूक्रेन के पीछे अमेरिका और सारे नाटो देश थे, उसी तरीके से ईरान के साथ भी जो है वो रशिया और चाइना वो खुल के खड़े हुए थे। जितना इंटेलिजेंस जो काम कर रहा था वो रशिया का इंटेलिजेंस काम कर रहा था, वहाँ पे इंटेलिजेंस रशिया का काम कर रहा था, और जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना की काम कर रही थी। तो साथियों, हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। जो ईरान इजराइल का जो युद्ध है और इसमें पूरी दुनिया के हालात कैसे हैं। हालांकि फिलहाल सीज फायर हुआ है और सीज फायर से अभी शांति है। जो एशिया के देश हैं उनके जो हार्मोन स्टेट पर जो जहाज रुके हुए थे, अब उनकी आवाजाही शुरू हो गई। अब देखना यह है कि सीज फायर पर कब तक दोनों देश कायम रहेंगे और कब तक शांति कायम रहेगी। लगातार हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए जो आपके पास जानकारी हो सकता है कि हमसे बेहतर जानकारी आपके पास हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।